मॉर्निंग बच्चों। तो आज आप सभी के बीच में हम फिर से हाजिर हैं अपने इस ऑनलाइन क्लासेज में। और पिछले क्लास में हम लोग अपने शेड्यूल के अनुसार बायोलॉजी की क्लास किए थे और केमिस्ट्री की क्लास किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th के शेड्यूल्ड क्लास को, जो कि आज केमिस्ट्री का है। आप लोगों को YouTube का लिंक भी मिल गया होगा, आपने उस पर वीडियो भी देखा होगा और वीडियो को बार बार देखकर आप समझने का प्रयास कीजिए। जो भी दिक्कतें आए वो आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आप शेयर कर सकते हैं, हमसे बता सकते हैं। किसी तरह का डिफॉल्ट आता है उसमें तो आप हमें बता सकते हैं। आपका आज का क्लास सबसे पहले केमिस्ट्री का होगा, उसके बाद क्लास 10th का बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं आज केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आज हमारा चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। नाम से आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे, मैटर्स हमारे आसपास में पाए जाने वाले वो सभी चीजें। ठीक है, सभी चीजें। ठीक है, और ये आसपास के लिए लिखा गया है, चारों ओर के लिए। आसपास बोलिए या चारों ओर बोलिए, दोनों बातें एक ही हुई। चलिए, सब चीजों के बारे में हम लोग आज बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। हम जिधर भी नजर घुमाते हैं अपने आसपास में तो हमें कोई ना कोई मैटर दिखता है, भले ही हम उसको भी पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन अपने आसपास आप अगर नजर दौड़ा कर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास पंखा है बगल में, आप मेरे हाथों में मार्कर है, आप जिस चीज पर बैठते हैं वो बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, घर के पलंग है, सब के सब क्या है, मैटर है। ठीक है, तो इसके बारे में ढेर सारी चर्चाएं होंगी। मैटर के बारे में हम लोग सीधे शब्दों में ये समझ सकते हैं, हम अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मैटर से घिरे हुए हैं, मैटर से घिरे हैं। ठीक है, यानी अगर मैटर नहीं रहता तो हम लोगों का जीवन एक कदम भी चल नहीं पाता। हमारे आसपास में हवा भी है, हवा भी एक प्रकार का मैटर है। हमारे आसपास में पानी भी है, पानी भी मैटर है। हम जो पहने हुए हैं वो कपड़ा भी मैटर है। ठीक है, हमारे हाथों में जो अभी बोर्ड मार्कर है ये भी एक प्रकार का मैटर है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि हम चारों ओर किस चीज से घिरे हुए हैं, मैटर से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो मैटर को पहचाना कैसे जाए, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि मैटर है क्या। तो मैटर को पहचानने के लिए हमें दो चीज तो कंफर्मेशन रहनी चाहिए। सबसे पहली कि मैटर क्या करता है, स्थान छेकता है, स्थान छेकता है, यानी ऑक्यूपाई स्पेस। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहेगा। ठीक है, आप एक इसका हुआ बैलून लेते हैं और बैलून को जब आप हवा उसमें फूंकते हैं तो वो बड़ा सा हो जाता है, यानी जाहिर सी बात है कि वो क्या कर रहा है, स्थान छेकने का काम कर रहा है। ये चीजें हम लोग अपने आम जीवन में देखते हैं। आपने कभी साइकिल में ट्यूब में हवा भरा होगा, टायरों में हवा भरा होगा, तो जब आप हवा भरते हैं तो उसका देखते हैं धीरे धीरे पहले वो पचका बनाता है और जैसे हवा भरते जाता है वो पूरा फूल जाता है। यानी ये बात स्पष्ट होता है कि क्या कर रहा है, वो स्थान छेक रहा है। यानी कि पहला कंडीशन है कि स्थान जो छेके। दूसरा कंडीशन है जिसमें भार हो। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ उसका क्या हो, वेट हो, थोड़ा सा भी वजन हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एक और कंडीशन आप जोड़ सकते हैं इसमें, जो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा जिसको हम लोग महसूस कर सके। आप अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा अगर हम उसे महसूस कर सकते हैं, अपने जीभ से टेस्ट कर कर, अपने आंखों से देख कर, अपने कानों से सुनकर, अपने त्वचा से छूकर, इस तरह से अगर हम इस चीजों को
महसूस कर सकते हैं तो भी इसी कैटेगरी में आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज जिसमें मिलेंगे वही मैटर है। ये नहीं कि सिर्फ ऐसा हो जिसे हम सिर्फ महसूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से अगर हेट करते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उसमें भार होता है? उसमें भार नहीं होता है। क्या वो स्थान भी छेकता है? वो स्थान नहीं छेकता है। इसका मतलब है कि हेट को अगर हम कहा जाए केमिस्ट्री के लफ्जों में, तो ये क्या नहीं है? मैटर नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से लव, ठीक है, इसको महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन इसके भार को हम ना दिखा सकते हैं, ना ही स्थान को दिखा सकते हैं, कितना स्थान ले सकता है। तो इसे भी हम लोग मैटर के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अच्छा, और देखते हैं हीट। हीट को हम महसूस कर सकते हैं। हम आग को जलाते हैं और उसको जब आप उसके सामने जाते हैं तो उसके ताप को, उसके उस गर्मी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके भार को महसूस नहीं कर सकते हैं, कितना मात्रा में वो है, ताकि वो कितना स्थान छेक रहा है ये भी नहीं हो सकता है। तो हीट को भी इसमें हम लोग नहीं रखते हैं। लाइट को भी नहीं रखते हैं। लाइट कितना स्थान छेक रहा है ये भी हम नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मैटर वही होगा जो ऑक्यूपाई करेगा कुछ स्पेस, जिसमें कुछ वेट होगा और जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया मैटर के लिए। ठीक है, अपने आसपास में कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम मैटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेंसिल हो सकता है, आपके फूड आइटम्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकते हैं, काव हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, बलून हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ढेर सारे चीज है जिसे हम मैटर के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो पता चल गया हमें कि मैटर क्या है। आगे बढ़ते हैं जरा सा और फिर देखते हैं इसमें आगे कि मैटर के और भी कई डायमेंशंस है जिसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो मैटर को कैटेगराइज भी किया गया है। कितनी कैटेगरी में बांटा गया देख लेते हैं। तो मैटर, सबसे पहले देख लेते हैं मैटर को कि ये जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसको एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा बांटा गया है इसको केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों के आधार पर, जिसे हम देख सकते हैं, जिन गुणों को हम देख सकते हैं भौतिक गुणों के आधार पे, और यह है रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इन दोनों के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, किसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, किसे केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, ये दोनों को पहले स्पष्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मार्कर है। इस मार्कर को अगर हम देख पा रहे हैं तो इसका ये वाला हिस्सा ब्लैक है, ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल टाइप का है। इसको अगर खोलते हैं तो इससे ब्लैक कलर का इंक निकल रहा है। ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, इसके केमिकल प्रॉपर्टी की ओर जाए अगर, तो ये किस चीज से मिलकर बना है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें किस तरह का रसायन का प्रयोग किया गया वो बात करेंगे। ठीक है, वो सब कहलाएगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जिसको हम अपने आंखों से देख कर महसूस कर सके वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो इंटरनल है किसी पदार्थ के अंदर वाले गुण को केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो मैटर के इस फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार उसे यूं तो 8 से 9 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम जहां तक जानकारी दे पाए आपको उतना में अगर बात किया जाए तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, इसे हम स्टेट ऑफ मैटर्स भी कह सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं को हम लोग दिखा रहे हैं। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। सब के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि सॉलिड को हिंदी में हम लोग द्रव्य कहते हैं, ठोस कहते हैं, लिक्विड को हम लोग द्रव्य कहते हैं, गैस को हम लोग गैस ही कहते हैं, और ये प्लाज्मा ही है, प्लाज्मा। उम्मीद है ये क्लियर है। सॉलिड में अब हम लोग इसका पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे कि ये
किस किस प्रकार के गुणों को अपने साथ लेकर चलता है। सबसे पहले अगर सॉलिड का एक एग्जांपल पूछे आपसे तो आप एक एग्जांपल में एक पेन या पेंसिल बना सकते हैं। ठीक है, पेंसिल को हम लोग सॉलिड में रखेंगे। हमारे पास जो मार्कर है ये भी एक सॉलिड है। आपके आसपास में ये डस्टर जो है ये भी सॉलिड है। ये जो बोर्ड है ये भी सॉलिड है। ठीक है, लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड में हम लोग ढेर सारे चीजों का हम लोग रोज यूज करते हैं, चाहे वह मिल्क हो, चाहे वह वाटर हो। ठीक है, ये सब लिक्विड है। गैस के बारे में बात किया तो ढेर सारे गैस क्लाउड के रूप में रहते हैं, क्लाउड। ठीक है, और ऐसे भी O2, CO2, ठीक है, N2 यानी नाइट्रोजन, ये सब के सब गैस आपके आसपास में। आपने अपने घरों में भी यूज किया होगा LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। आपके यहाँ ऑटो वगैरह में भी यूज किया जाता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो गैस से भी आप परिचित हैं, ऐसा नहीं है कि आप गैस से परिचित नहीं हैं। हम जो सांसों में लेते हैं वो ऑक्सीजन है, हम जो सांसों के द्वारा छोड़ते हैं उसमें से एक गैस CO2 भी है। ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, बिल्कुल। और आगे तो आप जान ही रहे इसके बारे में। प्लाज्मा स्टेट के बारे में बात किया जाए तो ये एक, इसको माना जाए कि ये एक नया वर्जन है, ये एक नया स्टेट है। आपने देखा होगा थंडर का नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। ठनका वगैरह, अभी बारिश का मौसम आ रहा है तो देर से भी रात में या दिन में जब भी कभी बारिश होगी तो पहले आवाज जोरदार होगी, उसके साथ बहुत तेज बिजली चमकने की आवाज आएगी, जिसे हम लोग लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म भी कहते हैं। तो वो जो स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट में पदार्थ रहता है। उस समय में इतनी भीषण मात्रा में गर्मी होती है उसमें, जिस चीज पर गिर जाए उसको वो जला कर राख कर देगा। आने वाले दिनों में हो सकता है इससे भी बिजली तैयार किया जाएगा। ठीक है, और ये बिजली का सबसे बेहतर विकल्प होगा आने वाले दिनों में। वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक इसको और सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बारे में बातें बाद में होती रहेगी। ठीक है, ये था आपका पदार्थ का चारों स्टेट्स के बारे में, उसके एक एक एग्जांपल्स। अब देखते हैं इसका और भी अंदर का पार्टिकल्स जरा सा हम देख लेते हैं इसका। अच्छा बताइए, सॉलिड जो होता है वो कैसा होता है? रिजिड होता है। रिजिड कहने का मतलब है कि ये स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है। इसको दबाएंगे भी तो ये टूटने वाला नहीं है जल्दी, इसको कितना भी दबाएंगे ये आसानी से टूटेगा नहीं। इसकी अपेक्षा लिक्विड क्या होता है? लेस रिजिड होता है। ठीक है, कम रिजिड होता है। और गैस जो होता है वो और भी मोर लेस रिजिड होता है, यानी कि ये तो आसानी से इसको दबा दबा के हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। देखते होंगे जब गैस वगैरह एक गुब्बारे में भरते हैं हम लोग, और बैलून में जब हम लोग हवा को डाल देते हैं, उसके बाद हम बैलून को जैसे चाहे उस तरह के शेप में उसको दबा के बना लेते हैं। इसका मतलब है कि गैसों को दबाना आसान है। क्या आप एक डस्टर को इस तरह से दबा सकते हैं जैसे बैलून में हवा भरने के बाद दबा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, प्लाज्मा की बात की जाए तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसमें हम नॉन डिफाइन लिख रहे हैं। और भी इसके अभी गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं और आगे। और आगे देखा जाए इसका। अच्छा, सॉलिड के देखते हैं। एस एल, सॉलिड के लिए एस लिखा है हमने, लिक्विड के लिए एल लिखा है, गैस के लिए जी लिखा है, प्लाज्मा के लिए पी लिखा है। ठीक है, सॉलिड का देखते हैं दूसरा एक प्रॉपर्टी कि सॉलिड क्या होता है, इसके फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, यानी जितनी मात्रा में ये है अगर कहीं भी उसको रखेंगे तो उतनी ही मात्रा में वहां पर रहेगा। सॉलिड की ये नेचर है कि अगर इस कुर्सी को उठाकर कहीं और भी रखा जाए तो भी इसकी मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये फिक्स अमाउंट में रहता है, ये भी फिक्स अमाउंट में रहता है, यानी इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, 1 लीटर पानी को अगर हम एक बाल्टी में रख दें या एक डब्बे में रख दें या एक कठौते में रख दें, किसी चीज में रख देंगे, सब में वो 1 ही लीटर रहेगा। क्या वो बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन गैसों के साथ ऐसा नहीं होता है। गैस में क्या होता है,
इसका इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। गैसों को जब हम लोग भराने जाते हैं या एक बैलून में जितना गैस डालते हैं हम लोग, उसी गैस को अगर दूसरे बैलून में डालने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा आप कि उससे कुछ अमाउंट में जो गैस है वो निकल जाएगा। या आप कभी भी गैस सिलेंडर भरवाने जाते होंगे, छोटे छोटे सिलेंडर आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जो फुटकर दुकान करने वाले जो होते हैं, जो मोमो बेचते हैं वो, और साथ ही ऑमलेट वगैरह अंडा वगैरह बेचते हैं, उन लोगों के पास में ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं। उस सिलेंडर में वो गैस भरवाते हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि कुछ अमाउंट में गैस जो वो निकल जाता है, जो यह बताता है कि इसकी फिक्स वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसका फिक्स्ड शेप भी होता है। देखिए, सॉलिड का फिक्स शेप है। कोई भी सॉलिड अगर हम लेते हैं तो उसे हम कहीं भी रख देते हैं तो उसका शेप कैसा रहता है, फिक्स ही रहता है। अगर इस मार्कर को उठाकर हम कहीं और भी रख दें तो भी यह इसी शेप का रहेगा। ठीक है, यही कंडीशन लिक्विड के साथ भी है। इसका भी ये कंडीशन लिक्विड के साथ नहीं है। ये इसका अनफिक्स्ड शेप रहता है, यानी कि ये शेप बदलता रहता है। अच्छा, किसी और चीज में रख देंगे तो भी इसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखना है तो किसी बाल्टी में रख के देखिए, फिर किसी और बर्तन में रख के देखिए, किसी कटोरे में रख के देखिए, एक बड़ा सा तावा ले लीजिए, गहरा तावा, और उस पर उसको डाल के देखिए, किसी नाद में डाल के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इसका शेप बदल जा रहा है। गैस की तो जिस तरह से गैसों में आप आसानी से महसूस कर सकते हैं इस बात को। आपने देखा होगा लंबे लंबे बैलून आते हैं, पतले पतले बैलून। आपने देखा होगा बड़े बड़े गोल गोल बैलून आते हैं। आपने देखा होगा उससे भी बड़े बड़े एप्पल टाइप के बैलून आते हैं। हर तरह का बैलून रहता है और सब में गैस डालते हैं तो वो उसी का आकार ले लेता है। हम हवा डालते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के मशीनों या मुंह के द्वारा, तो वो देखते हैं छोटे छोटे बैगन के तरह का बैलून रहेगा, वो उसी तरह का फूल जाएगा। जो बैलून हम लोग हैप्पी बर्थडे वाले में रखते हैं वो अलग तरह का फूलता है। यानी गैस जिस चीज में जाएगा वो उसी आकार का बन जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ भी यही चीजें हैं। अनफिक्स्ड शेप है इसका। इसके शेप के बारे में अभी कुछ भी नहीं, ये भी नया है इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं है। ठीक है, जैसे ही इसके सारे चीजों पर सत्यापन होगा, अगर इसकी खोज हो जाएगी, सब चीजें इसके बारे में सही रूप से बता दिया जाएगा, तब इसके बारे में पब्लिश किया जाएगा सब कुछ। ठीक है, और देखते हैं इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज और भी हम लोग देखते हैं इसमें कि जो भी सॉलिड रहते हैं ना, उसके पार्टिकल्स, ये आपको हम बता रहे हैं, ये आप बता नहीं रहे हमको, हम बता रहे हैं आपको। जो सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह से टाइटली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। देख रहे हैं आप इसके पार्टिकल्स को, याद रखिएगा। पार्टिकल शब्द फिर से आएगा आपके सामने, अभी बहुत बार आने वाले हैं ये। देखिए सॉलिड किस तरह का रहता है, इस तरह से बना हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा, लिक्विड के अंदर की स्थिति को जरा सा देखते हैं। तो लिक्विड के अंदर देख रहे हैं, लिक्विड के अंदर इस तरह से रहेगा। उसके पार्टिकल्स इसकी अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा हटा हटा सा है। ठीक है, गैसों की बात अगर की जाए तो गैसों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है पार्टिकल्स का, वो इस तरह से रहता है। बताइए क्या इसका इसी की तरह है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानकारियां, ये सब जगह ये कटा हुआ नहीं है बेचारा। ऐसे में आप लोग हमें कहते हैं कि प्लाज्मा का सर सिर्फ आपने लिखकर इसके नाम का छोड़ दिया और कुछ इसमें किया ही नहीं है। तो इसमें इस तरह से इसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जिसके बारे में आपको केमिस्ट्री क्लास में पहले भी चर्चाएं की जा चुकी होगी कि किसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं और कौन सा पार्टिकल प्रोटॉन कहलाता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसके बारे में हम
फिर से चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिलहाल आपको ऐसे समझना है कि इसके अंदर का पार्टिकल इस आयन के रूप में रहते हैं, इसको कहते हैं आयंस, ठीक है, निगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस के रूप में रहते हैं। तो ये था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का और प्लाज्मा का। और भी आगे देखते हैं इसमें हम लोग। अच्छा, और देखते हैं इसमें क्या, आप अभी इससे पहले भी देख चुके हैं, इसी पॉइंट को एक नए पॉइंट के रूप में लिख रहे हैं हम अभी। जो सॉलिड को हम लोग कितना भी दबाने का प्रयास करें, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये है अनकंप्रेसेबल, मतलब इसको दबाया नहीं किया जा सकता है। हिंदी में बोले तो इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसको कहते हैं कंप्रेसेबल। इसको हल्का सा दबाया जा सकता है। किसी भी, तुम देखते होगे जब स्नान वगैरह करते होगे तो पाइप या मोटर वगैरह चलाकर कभी गाड़ी धोते होगे, तो जिससे होकर पानी का एक धारा आता है, वैसे पाइप को जब तुम दबाते हो तो देखते होगे वो काफी क्या हो जाता है, तेज फव्वारे के रूप में निकलता है। और अगर छोड़ देते हैं उसको तो मोटे मोटे पानी नॉर्मल रूप में निकलते रहते हैं। यानी कि पानी यानी लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं। और गैसों को तो हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली कंप्रेसेबल, ठीक है। गैसों को हम लोग दबा दबा के आसानी से, ये तो आपको हम बैलून में भी बताएं अभी कि बैलून को जब हम लोग दबाते हैं तो किसी भी तरह से उसको हम लोग दबाएं, वो आप महसूस कर सकते हैं। इसके बारे में भी जानकारी स्पष्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है ये। और देखते हैं, देखिए एक और पॉइंट आ रहा है, जरा सा इसको और देख लेते हैं, तब फिर स्पष्ट हो जाएगा ये पूरा। देखिए 6th पॉइंट है इसका। इसमें देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। अच्छा, एक रूम में अगर एक बच्चे को सोने के लिए कहा जाए तो एक रूम में एक बच्चा अगर रहेगा और उसे सोने के लिए कहा जाए तो वो कहीं भी सो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रूम में अगर 2 बच्चे होंगे तो वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगी पहले वाले सीन की अपेक्षा। अगर उसमें 10 बच्चे आ जाए अब ज्यादा दिक्कत होगा। अगर उसमें 100 बच्चे आ जाए, सब एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, अपने शरीर के अंगों को रखकर सोए रहेंगे। हमारे कहने का मतलब है यहाँ पर जितने भी इसके इंटरनल पार्ट्स हैं यानी पार्टिकल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, एक प्रकार का लैटिस बनाते हैं, लेटिस, इसको हम लोग कहते हैं जाल। और आप जानते हैं कि जाल में सब एक दूसरे से क्या रहता है, अच्छे से बंधा हुआ रहता है, तो वो आसानी से क्या नहीं हो सकता है, मूव नहीं कर सकता है, इजीली मूव नहीं कर सकता है वो, ठीक है। इसमें देखिए इसकी अपेक्षा ये क्या है, खुला खुला सा है, इसमें स्पेस है, इसीलिए क्या कर सकता है ये, इजी टू मूव, इजी टू मूव। यही कारण है एक पत्थर को अगर आप पिघलने के लिए दीजिएगा किसी भी बर्तन में, और पिघलने नहीं कहा जाए, उसको उबलने के लिए दीजिएगा, और एक पानी को उबलने के लिए दीजिएगा, दोनों में आप अंतर तुरंत महसूस कर सकते हैं। पानी के अंदर क्या है, बहुत सारा स्पेस है, इसलिए उसके पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए खूब सारा दिखाई देंगे। लेकिन पत्थर के अंदर क्या है, उसके पार्टिकल्स काफी कसे हुए हैं, इसीलिए पहले उन दोनों सभी को हटने में टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं हटेगा, हटने में टाइम लग जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी मेटल को निकालते हैं बड़े बड़े ओर से, बड़े बड़े अयस्कों से, तो उसको जब निकालते हैं तो उसके बड़े बड़े पत्थर निकालते हैं हम लोग। ये नहीं कि एक पत्थर निकाले उसमें सब का सब लोहा ही है, सब का सब कॉपर ही है। एक पत्थर हम तोड़े कहीं जहाँ पर वो पाया जाता है मेटल सब, और उसको लाकर फिर हम लोग फैक्ट्रियों में उसको गलाते हैं, फिर उसको अच्छे से रिफाइन करते हैं, तब जाकर उससे क्या मिलता है, हमें मेटल मिलता है। तो लोहे को भी इसी तरह से किया जाता है तैयार। तो हमारे कहने का अर्थ है कि लोहा भी पिघलता है, लेकिन उसको पिघलने में काफी समय लगते हैं, लगभग 3700 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, तब जाकर आयरन क्या करता है, मेल्ट होता है, पिघलता है। यानी कि कितना टाइटली पैक्ड होगा उसका पार्टिकल्स, ये आप समझ सकते हैं। क्या इतना ही समय लगेगा, पानी को उबलने में कम समय लगेगा, ठीक है। यानी ये इसके अपेक्षा ये आसानी से अपने पार्टिकल्स को मूव करवा सकता है, क्योंकि इसमें जगह ढेर सारा
मौजूद है। इसका इंट्रा स्पेस जो है वो काफी है। अच्छा, इसकी अपेक्षा इसमें देखते हैं, यहाँ तो और भी ज्यादा है, मोर इजी टू मूव। इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको अब समझ में आना चाहिए कि हम अभी पढ़ा रहे थे आपको फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब हमारे आसपास में जो वस्तुएं पाई जाती है, अगर उसको फिजिकली देखा जाए तो वो चार तरह की है। एक है सॉलिड, फिर लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड को हम लोग हिंदी में ठोस कहते हैं, लिक्विड को द्रव्य कहते हैं, गैस को गैस कहते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा कहते हैं। ठोस में हम लोग एग्जाम्पल में देखें पेंसिल, लिक्विड में देखें हम लोग कोई भी किसी तरह का भी जो भी मिल्क वाटर जो भी है, गैस में हम लोग तरह तरह की गैसों के बारे में देखें, प्लाज्मा के बारे में भी हम लोग देख लिए हैं। सॉलिड के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्ट्रांग होता है, लिक्विड के बारे में हम लोग जानते हैं ये कम स्ट्रांग होता है, गैस के बारे में हम जानते हैं कि ये उससे भी कम स्ट्रांग होता है, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सॉलिड में हम लोगों ने देखा कि सॉलिड का वॉल्यूम यानी जिस स्थान पर उसको रखेंगे वो उतना ही स्थान अन्य जगहों पर भी छेकेगा। लिक्विड का ऐसा नहीं है, जिस बर्तन में रखेंगे वो उस बर्तन के अनुसार अपने आप को बना लेगा, लेकिन उसकी मात्रा उतनी रहेगी सॉरी, ठीक है। गैस में हम लोग देखेंगे ये अपना वॉल्यूम परिवर्तन करते रहेगा, ठीक है। मतलब अगर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ले जा रहे हैं तो अगर 1 लीटर ले जा रहे हैं तो हो सकता है वो 900 ml भी रह जाए, हो सकता है उससे बढ़ भी जाए। प्लाज्मा के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सॉलिड के बारे में फिर से हम देखते हैं कि इसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है। शेप और साइज आपको हम पहले भी बता चुके हैं, क्लास 9th का जब क्लास चल रहा था तो कल इसी चीज पर चर्चाएं चली थी। तो इसका शेप फिक्स होता है, यानी कि जैसा ये है सभी जगह जाके ऐसा ही रहेगा। लिक्विड अपने बर्तन के अनुसार अपने आप को बदल लेता है आकार को, गैस तो पूरी तरह से बदल ही जाता है, जहां भी जाता है उसी के अनुसार। इसके बारे में फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सॉलिड के बारे में देखते हैं, इसके अंदर में पार्टिकल्स इस तरह से टाइटली पैक्ड रहते हैं। लिक्विड में देखते हैं इसका जो पार्टिकल्स है वो सब क्या है, थोड़े इसके अपेक्षा हटे हटे होते हैं। गैस में ये सब बिल्कुल हटे हटे होते हैं, ठीक है। और इसमें तो आयंस के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे थे कि सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स भरा पड़ा है, जगह ही नहीं है कंप्रेस होने का, दबाने का। दबाया उसको जा सकता है जिसमें जगह हो, तो इसमें तो जगह है, इसको दबा सकते हैं आसानी से। इसमें तो ढेर सारा जगह है, इसको और आसानी से दबा सकते हैं। इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता है। सॉलिड में सभी पार्टिकल एक दूसरे से जाल के रूप में बंधे रहते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से हट नहीं पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। इसमें सब फ्री है, अलग अलग है मॉलिक्यूल्स, इसीलिए आसानी से मूव कर जाते हैं। इसमें और आसानी से मूव कर जाते हैं। तो आप लोग अभी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अच्छे से जानकारी ले चुके हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग इसका केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को। तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो क्या था, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उम्मीद करते हैं अभी आपको जो जानकारी दी गई थी वो काफी होगी आपके लिए, एक बार और उसको रिवीजन कर लेना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैंने लिखा था वहां पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार, यानी केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी देखना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, इसलिए केमिकल के बारे में जरूरी है जानकारी इसकी। तो मैटर को केमिकली हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा है मिक्सचर, नाम आप जरूर सुने होंगे। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मिश्रण, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ। हिंदी इंग्लिश दोनों वालों बच्चों के लिए ये अच्छा है, ठीक है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दोनों के बारे में देखते हैं। चलिए, इसको भी हम लोग कैटेगराइज किए हैं अलग अलग भागों में, देखते हैं कौन कौन सा है, ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें है एलिमेंट, दूसरा इसमें है कंपाउंड, तीसरा इसमें सॉरी 2 भागों में ये बांटा हुआ है, ठीक है। 2 भागों में। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं तत्व, इसको हम लोग कहते हैं यौगिक। इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। एक है होमोजीनियस और एक है हेटेरो।
हेट्रोजेनियस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। इसको कहते हैं विषमांगी, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। ये तो तत्व है, तत्व आप लोग जरूर पढ़े होंगे, आप लोगों ने जरूर देखा होगा पीरियोडिक टेबल में। आप लोग सब जैसे ही बच्चे 8 और 9th में जाते हैं तो सबसे पहले उनका काम रहता है केमिस्ट्री के ABCD को पढ़ना, यानी पीरियोडिक टेबल को पढ़ना। पीरियोडिक टेबल के अनुसार हमारे 118 एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, जो आप लोगों के अनुसार 118 एलिमेंट्स है, उसके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे थोड़ी बहुत चीजें, जैसे हाइड्रोजन के बारे में, हीलियम के बारे में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तरह तरह के जो एलिमेंट्स है उसका नाम तो जरूर सुना होगा आपने। तो ऐसे ही एलिमेंट को अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहले बांटा गया इसको मेटल में, फिर है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलॉइड्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग उपधातु, इसको कहते हैं अधातु, इसको कहते हैं हम लोग धातु। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है, कैटेगराइजेशन है। और देखते हैं अगर मेटल को भी और नीचे लिया जाए तो इसके भी 2-3 टाइप्स है। देखते हैं कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहले एल्काली मेटल्स है, ठीक है। उसके बाद एल्केलीन अर्थ मेटल्स हैं, और सबसे लास्ट में ट्रांजिटिव मेटल्स हैं। ठीक है, इसको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तीनों तरह के मेटल्स भी हैं, और भी इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना ज्यादा हम लोग डीपली नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, नॉन मेटल में भी हम लोग देख सकते हैं सॉलिड नॉन मेटल है, ठीक है। इसी के और भी पार्ट है लिक्विड नॉन मेटल्स है, और इसी के और भी पार्ट है गैस नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार हमने इसे क्या कर दिया है, बांट दिया है अलग अलग कैटेगरीज में। ये था आपका केमिकल स्टेट्स में मैटर। ठीक है, अलग अलग चीजें। ठीक है, तो मैटर से मेटल तक आप देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 भाग आया, कौन कौन, प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर। इसमें हम लोग इस तरह का पूरा डिटेल्स इसका देखें। उम्मीद करते हैं आपको इसके बारे में पहले से भी जानकारी होगी, अगर नहीं होगी तो इसकी आगे जानकारी हम लोग और भी स्पष्ट करते जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल इन सब पॉइंटों से। अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज इसमें बार बार आ रहा था कि इसके अंदर का पार्टिकल्स, इसके अंदर का पार्टिकल्स, यानी कि इसके यानी मैटर के अंदर कौन सा चीज पाया जाता है, पार्टिकल्स पाया जाता है। पार्टिकल्स मतलब मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मिलकर बना है। ठीक है, ये तो पता चल चुका है हमें। अब देखते हैं इसमें। अच्छा, यानी कि हम एक चीज कर सकते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। अगर आपको पूछा जाए कि आपके शरीर का सबसे छोटी इकाई, अभी जल्दी शुरू होने वाला है बायो का क्लास, अब 10th का, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए आपसे कि आपके शरीर का इकाई कौन सा है, यूनिट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, सेल बताएंगे। सेल यानी कोशिका, आप परिचित है इससे। ठीक है, उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर अगर पूछा जाए आपसे, तो आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। अगर छोटे छोटे कण नहीं होते तो हम किसी भी पदार्थ को बना नहीं पाते। ठीक है, किसी भी द्रव्य को बना नहीं पाते। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और देखते हैं इसमें आगे। अच्छा, एक चीज और आई पते की बात। अच्छा, इस पार्टिकल्स का बिहेव भी जरा सा देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या फीचर्स है इसमें। फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर यानी कि किसी भी मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल है उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले एक बात जरा सा नोटिस कर लीजिएगा, जो हम हो सकता है कि उस समय में आपको
बता रहे थे। हो सकता है मुझसे गलती हो गई होगी उसके बारे में। देखिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है तो इसी का लिए, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं द्रव, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं द्रव्य। ये आप स्पष्ट रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये है द्रव और यह है द्रव्य, दोनों में अंतर आप बना कर रखिएगा, दोनों का दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें फीचर्स की ओर। इसके क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पार्टिकल्स वो बड़े तो नहीं होंगे, वो अत्यंत छोटे 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 मिलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है R1। अगर आपने R1 मूवी देखी होगी, वो तो हमारी बॉलीवुड की मूवी है ये। इसमें एक विलेन है जिसका नाम है R1, रावण नहीं शायद नाम है उसका, तो उस तरह का ही है। और उसको एक बार क्या होता है कि किसी कारण से वो नष्ट हो जाता है, और जब वो नष्ट हो जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो बढ़ जाता है, इस तरह से रोड पर वो बिखरा हुआ रहता है। और जैसे ही थोड़ी देर फिल्म बीतती है, ये सारे टुकड़े मिलने शुरू हो जाते हैं और फिर से वो एक विलेन के रूप में तैयार हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर समझने का प्रयास किया जाए कि ये सारे छोटे छोटे कण मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, यही चीजें हैं। तो पदार्थ जो होते हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मैटर के अंदर पार्टिकल्स, वो काफी क्या होते हैं, स्मॉल साइजेज होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ये तो पहला फीचर्स हो गया कि पार्टिकल्स बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे। अच्छा, और भी देखते हैं कि मैटर का जो पार्टिकल्स होगा, उसके बीच में क्या होगा, सम स्पेस, कुछ जगहें होंगी, कुछ ना कुछ वो जगह अंदर में होगा, हल्का सा भी जगह जरूर होगा उसके अंदर में। अभी आपने देखा था सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, तीनों को देखा था, तो थोड़ा सा भी जगह जरूर था। सॉलिड में कम जगह था, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा जगह था, गैस में ज्यादा जगह था। तो सबके पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ क्या था, स्पेस था। तीसरा देखते हैं हम लोग कि मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जरा सा हजम होने वाली बात नहीं है, लेकिन कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं? अच्छा, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप क्या कीजिएगा, घर जाइएगा और एक नल को ऑन कर दीजिएगा, चला दीजिएगा और उंगली रख दीजिएगा इस तरह से, देखिएगा पानी का धार जब उस पर गिरेगा तो पानी को हम लोग काटते हैं, हम लोग पानी को रोकने का प्रयास करते हैं। तो पानी इस पर गिर के फिर नीचे जो गिरता होगा वो पूरा धारा के रूप में ही गिरता होगा, या नहीं कि वो बढ़ जाता होगा। आप देखिएगा जब पानी को आप गिराते हैं, क्या वो काफी बूंद के रूप में गिरता है या उसी तरह से गिरेगा? तो आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे यहाँ तक आ रहा था, यहाँ से कटने के बाद वो उसी तरह से नीचे गिरना पसंद कर रहा है, यानी उसके अंदर के पार्टिकल्स हटना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो हट के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये बताता है कि हम लोग पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और चीजें देखते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर इसको हीट दिया जाएगा तो ये और ज्यादा क्या करेंगे, मोशन करेंगे, मूव करेंगे। आपने देखा होगा एक अगरबत्ती आपके रूम में रखा हुआ होगा, ठीक है, क्या उसका सुगंध दूसरे रूम तक जाता है? नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही उस अगरबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो वो क्या होता है, दूसरे जगहों तक भी उसका सुगंध चला जाता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जैसे उसको हीट मिला, वो क्या हो गया, काफी तेजी से उसका फैलना शुरू हो गया। आपने देखा होगा जब मांस वगैरह बनाते हैं, ठंडा हो जाता है तो उसका सुगंध सब जगह नहीं जाएगा, लेकिन जब तक मांस गर्म रहेगा, पकते रहेगा, आसपास के इलाकों में खुशबू उसकी जाती रहेगी। यानी कि ये बात बता रहा है कि पार्टिकल्स को अगर हीट दिया जाएगा तो वो तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, मूवमेंट में भी इसकी एक खासियत है, इसमें कैसे मूव करेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, इसकी मूवमेंट किस चीज पर निर्भर करेगी ये देख लीजिए। ये है गैस में सबसे तेजी से क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, इससे कम होगा लिक्विड में और लिक्विड से कम होगा सॉलिड में। इसका कारण आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स काफी सटे होते हैं, इसीलिए मूवमेंट करने में उसको दिक्कत होती है। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है जगह,
वो ज्यादा मूव करता है। गैस के अंदर तो जगह ही जगह खूब सारा मूव करता है, खूब सारा। ठीक है, इसी कारण से हम लोग जब सेंट वगैरह लगाते हैं तो ऐसे एक बार दबाते हैं यहाँ सेंट, दूसरे रूम में भी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। पांचवा देखते हैं इसमें हम लोग अच्छा एट्रैक्शन फोर्स भी देख लेते हैं इसमें। अच्छा एट्रैक्शन तो हो चुका है इसमें। चलिए ये चारों चीजें हम लोग अभी देख चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने अभी 4 चीजों के बारे में देखा, पार्टिकल्स के बारे में। थोड़ी सी और जानकारी बची है जिसको आज के इस वीडियो के लास्ट वाले हिस्से में हम लोग शेयर करेंगे अभी तुरंत। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपके शेड्यूल के अनुसार ही होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, वो होगा उसमें। तो देखते हैं इसमें लास्टली हम लोग अब एक और चीज आपको जो कि जानना है कि एक चीज और पूछ रहा था कि अच्छा सर पदार्थ का क्या हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते हैं खुद से क्या? तो हम लोग देखते हैं इसमें। इससे पहले मेरा एक सवाल आपसे है, क्या पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है? निर्माण हो सकता है क्या? क्या उसे नष्ट किया जा सकता है पूरी तरह, उसके ऊर्जा सहित क्या नष्ट किया जा सकता है उसको? ये क्वेश्चन आप कल या अगले क्लास के लिए तैयार रखिएगा, देखते हैं उसमें आपको जानकारी कहाँ तक मिल पा रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें एक चीज और। एक क्वेश्चन अभी हमने आपसे किया था, ये तो आपको बनाने के लिए दिया है। ठीक है, और आपसे जो क्वेश्चन मैंने किया था वो है क्या पदार्थ को उसकी अवस्थाओं से दूसरी अवस्था में ट्रांसफर कर सकते हैं? देखते हैं उसको हम लोग। अच्छा एक चीज देखिए, सॉलिड से हम लोग क्या बना सकते हैं? लिक्विड बना सकते हैं। सॉलिड के रूप में क्या है अभी हमारे पास में? आइस है। आइस से हम क्या बना सकते हैं? वाटर बना सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ये चीज। तो देखिए अभी सॉलिड से लिक्विड बना दिया ना हम लोग, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? क्या करना? बॉइलिंग करना कर लीजिए, या आप ये भी कर सकते हैं मेल्टिंग भी कर सकते हैं। ज्यादातर अच्छा मेल्टिंग होगा, पिघल गया ये। ठीक है, इसी अर्थ में ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, पहला चीज देख लिया हम लोग। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या हम लोग लिक्विड से गैस बना सकते हैं? अब भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या लिए अभी? वाटर लिए हैं, और वाटर से क्या बना रहे हैं हम लोग? वाटर वेपर बना रहे हैं। ठीक है, पूरे धरती का सबसे खतरनाक पदार्थों में से एक वाटर वेपर भी है। मेरे कहने का अर्थ समझना किस चीज में, ये बड़ा ही जबरदस्त चीज है। ये है तो वाटर का अंश, लेकिन ये क्या करता है? खूब सारे गर्मियों को एब्जॉर्ब करता है, हीट को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस पर भी हम लोग एक क्लास करेंगे, आगे चल देखते हैं क्या होता है उसमें। तो लिक्विड से हम लोग गैस में बदल रहे हैं, इसको हम लोग बॉइलिंग में रखते हैं। अक्सर हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो देखते हैं वो भाप के रूप में क्या होता है? ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं इसमें, क्या हम लोग गैस को फिर से हम लोग लिक्विड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। वो वेपर के रूप में रहता है और उसको हम लोग फिर से वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं। याद कीजिए आपका, देखिए आपके घरों में कुकर सब में, बहुत सारे घरों में देखते होंगे कुकर में खाना वगैरह बनाते हैं, और जैसे कुकर का ढक्कन खोलते हैं तो उसके ऊपर वाले हेड पे जो सीटी वाला हिस्सा होता है उसका पेंदा देखिएगा, उससे पानी चूने का दिखाई देगा आपको। ठीक है, यानी कि अंदर में वाटर वेपर बन रहा था, लेकिन जैसे उसको हम चूल्हे से नीचे उतारे, उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिए, तो वो क्या हो गया? वेपर से वापस किस में बदल गया? वाटर में बदल गया। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कंडेंसेट करना या कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं इसमें हम लोग, क्या हम लोग सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना सकते हैं? बिल्कुल। एक कपूर को लेते हैं, ठीक है, और उसको जलाते हैं, वो क्या होता है? बिना लिक्विड बने हुए क्या हो जाता है? वो गायब हो जाता है। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कपूर को कैम्फोर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जलाते हैं तो ये क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, गैस बन जाता है। ठीक है, इस विधि को हम लोग कहते हैं सबलीमेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोले तो ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन, जरा सा इसका देख लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं संघनन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये तो गलनांक है और ये क्वथनांक है, क्वथनांक है। ठीक है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण है, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए ये है। अच्छा तो ये सब सारी चीजें हो गई। तो अगला क्लास आपका हम फिर से जब जिस दिन लेंगे केमिस्ट्री का, तो उम्मीद करेंगे आप इन सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़ के आएंगे और जो भी आपको हमने समझाया मैटर के बारे में, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह से दोहरा भी लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आएगा, आप हमारे ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में आप हमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, बाकी अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।